नमस्कार। यूपीएससी की तैयारी को ध्यान में रखकर तैयार की गई हमारी इस खास चर्चा में आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार। आज 30 जुलाई 2025 की जरूरी खबरों और उनके विश्लेषण के पहले भाग पर हम नजर डालेंगे। जी। हो सकता है कुछ विषयों पर हमने पहले भी बात की हो, तो ये एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल, दोहराना जरूरी भी होता है। हमारा मकसद है इन स्रोतों से सबसे अहम जानकारी आप तक पहुंचाना। आज हम तकनीक, कानून, समाज, ऊर्जा, कई पहलुओं पर बात करेंगे। जी, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत बड़ी खबर। भारत का यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस मतलब यूपीआई अब दुनिया का नंबर 1 रियल टाइम पेमेंट सिस्टम बन गया है। हाँ, वीजा जैसी बड़ी कंपनियों को भी पीछे छोड़ दिया इसने। ये वाकई कमाल की बात है। कमाल की बात है। इसे बनाया है एनपीसीआई ने, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने, और ये आईएमपीएस इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित है। अच्छा। और इसकी सफलता के पीछे कई चीजें हैं, जैसे जनधन योजना से खुले वो 55 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते। हाँ, वो तो बहुत बड़ा आधार बना। बिल्कुल। फिर आधार से मिली डिजिटल पहचान और इंटरनेट कनेक्टिविटी जो बेहतर हुई है, ये सब इसका मजबूत डिजिटल फाउंडेशन है। तो ये सिर्फ पैसे भेजने का तरीका नहीं है, ये तो पूरा पेमेंट का नजरिया ही बदल रहा है। हाँ हाँ, बिल्कुल। ये एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी डीपीआई का बेहतरीन उदाहरण है। डीपीआई? हाँ, ये ओपन सोर्स तकनीक पर है, तो लागत कम है, और सबसे बड़ी बात, ये इंटरऑपरेबल है। मतलब कोई भी ऐप, कोई भी बैंक आसानी से जुड़ जाता है। अच्छा, और अब तो ये भारत से बाहर भी जा रहा है? हाँ, सिंगापुर, यूएई, फ्रांस, नेपाल, भूटान, कई देश इसे अपना रहे हैं। ये भारत के लिए एक वैश्विक डिजिटल मानक बनाने का बड़ा मौका है। हाँ, डेटा मैनेजमेंट और सुरक्षा की चुनौतियां तो हैं, पर अवसर बड़ा है। सही कहा। डिजिटल प्रगति के साथ साथ कानूनी ढांचे भी बदलने पड़ते हैं। बिल्कुल। इसी कड़ी में संसदीय चयन समिति ने आयकर विधेयक 2025 पर अपनी रिपोर्ट दे दी है। हाँ, ये भी अहम है। समिति ने कहा है कि टैक्स अधिकारियों को तलाशी और जब्ती के दौरान सोशल मीडिया, निजी ईमेल वगैरह देखने का अधिकार होना चाहिए, जरूरत पड़े तो बलपूर्वक भी। ओह, इस पर तो निजता को लेकर सवाल उठ सकते हैं। हाँ, चिंताएं तो हैं। साथ ही समिति ने कुछ परिभाषाएं जैसे पूंजीगत संपत्ति या माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज, इनको मौजूदा कानूनों के हिसाब से करने को कहा है, सिंक करने को। अच्छा, और इस नए बिल का मुख्य उद्देश्य क्या है? मतलब पुराने 1961 वाले एक्ट में क्या दिक्कत थी? देखिए, मुख्य उद्देश्य तो इसे सरल और आज के समय के हिसाब से अपडेट करना है। जैसे अब फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर की जगह सीधा टैक्स वर्ष इस्तेमाल होगा। और जो आजकल ये वर्चुअल डिजिटल एसेट्स वीडीए हैं, क्रिप्टो करेंसी वगैरह, हाँ, जैसे क्रिप्टो करेंसी, उनको परिभाषित करना, उन पर टैक्स कैसे लगेगा, ये सब नियम बनाना भी इसका हिस्सा है। ठीक है। अब जरा संवैधानिक प्रक्रियाओं की तरफ देखें। एक बड़ी खबर आई कि उपराष्ट्रपति जी ने इस्तीफा दे दिया है। हाँ, और ये अहम इसलिए भी है कि वो कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा देने वाले भारत के इतिहास में सिर्फ तीसरे उपराष्ट्रपति हैं। सिर्फ तीसरे? हाँ, और संविधान का अनुच्छेद 67 कहता है कि ऐसी स्थिति में चुनाव जल्द से जल्द होता है। और मजेदार बात ये कि जो नए उपराष्ट्रपति चुने जाते हैं वो अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा करते हैं। अच्छा, ये दिलचस्प है। जी। इसी से जुड़ा एक और मामला है। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को हटाने के लिए संसद सदस्यों ने एक प्रस्ताव पेश किया है। ये प्रक्रिया क्या है? देखिए, यहाँ संविधान के कुछ अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 124(4) सुप्रीम कोर्ट जजों के लिए, और अनुच्छेद 217(1) बी और 218 हाई कोर्ट जजों के लिए। हटाने का आधार सिर्फ 2 हो सकते हैं: सिद्ध कदाचार या अक्षमता, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। और प्रक्रिया जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में दी गई है। पहले लोकसभा में 100 या राज्यसभा में 50 सदस्य प्रस्ताव लाते हैं। फिर एक उच्च स्तरीय जांच समिति बनती है। उसमें कौन होते हैं? उसमें एक सुप्रीम कोर्ट जज, एक हाई कोर्ट चीफ जस्टिस और एक जाने माने न्यायविद होते हैं। अगर समिति कहती है कि आरोप सही है, तब संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास होना होता है। विशेष बहुमत से मतलब 2/3? हाँ, उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 और सदन की कुल संख्या का बहुमत भी। उसके बाद राष्ट्रपति आदेश जारी करते हैं। तो ये काफी सख्त प्रक्रिया है। बिल्कुल, ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए जरूरी भी है। खैर, अब एक चिंताजनक सामाजिक मुद्दे पर आते हैं।
छात्रों में आत्महत्या के मामले बढ़ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्वतः संज्ञान लिया है। हाँ, ये बहुत दुखद है। एनसीआरबी के 2022 के आंकड़े बताते हैं कि भारत में कुल आत्महत्याओं में 7.6% छात्रों की थीं। 7.6%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, यहाँ स्थिति ज्यादा गंभीर है। कारण कई हैं, पढ़ाई का दबाव, संस्थानों में कोई दिक्कत जैसे बदमाशी, भेदभाव। हाँ, जातिगत भेदभाव की भी खबरें आती हैं। बिल्कुल, पारिवारिक समस्याएं भी होती हैं और मानसिक स्वास्थ्य से मदद लेने में जो झिझक या सामाजिक कलंक है, वो भी एक बड़ा कारण है। सरकार कुछ कर रही है इस दिशा में? हाँ, कोशिशें हो रही हैं, जैसे शिक्षा मंत्रालय का मनोदर्पण कार्यक्रम है, फिर वो राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम टेलीमानस। हाँ, सुना है उसके बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स बनाई है और यूजीसी ने भी एडवाइजरी जारी की है कि संस्थान छात्रों के भावनात्मक कल्याण पर भी ध्यान दें, सिर्फ शारीरिक फिटनेस पर नहीं। ये जरूरी कदम है। चलिए आखिर में बात करते हैं ऊर्जा क्षेत्र की, खासकर कोयले की। भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कोयला भंडार वाला देश है और हमारी 55% ऊर्जा जरूरत है कोयले से ही पूरी होती है। हाँ, तो सरकार इसे आधुनिक बनाने और आयात कम करने के लिए क्या कर रही है? देखिए, स्थिरता पर काफी जोर है, जैसे माइनिंग वाले इलाकों में पेड़ लगाना, जिसे ग्रीनिंग कहते हैं। खदानों का जो पानी साफ किया जाता है उसे सिंचाई या इंडस्ट्री में इस्तेमाल करना। अच्छा। खदान से जो मलबा निकलता है, ओवरबर्डन, उससे रेत बनाना, और अब बिना विस्फोट वाली माइनिंग तकनीक भी अपना रहे हैं। और क्लीन कोल के लिए? हाँ, कोयला गैसीकरण जैसी तकनीकों पर ध्यान है। साथ ही घरेलू उत्पादन बढ़ाने पर जोर है ताकि आयात कम हो। इसमें वो शक्ति पॉलिसी भी मदद कर रही है। शक्ति पॉलिसी, स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड एलोकेटिंग कोयला ट्रांसपेरेंटली इन इंडिया। बिल्कुल। तो ये थी 23 जुलाई 2025 की कुछ अहम खबरें और उनका विश्लेषण। यूपीआई की उड़ान, आयकर कानून, संवैधानिक प्रक्रियाएं, छात्रों का मुद्दा और कोयला क्षेत्र, काफी कुछ कवर किया हमने। हाँ, और ये सभी विषय न सिर्फ परीक्षा के लिए जरूरी है, बल्कि ये समझने के लिए भी कि भारत कैसे बदल रहा है, क्या चुनौतियां हैं। बिल्कुल। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जरूर। जिस तरह यूपीआई जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने फाइनेंस की दुनिया बदल दी, क्या इसी तरह की ओपन सोर्स इंटरऑपरेबल प्रणालियां शासन के दूसरे क्षेत्रों, जैसे मान लीजिए शिक्षा या स्वास्थ्य सेवा, में भी क्रांति ला सकती हैं? सोचने वाली बात है। जरूर सोचिएगा इस पर। अगर आपको ये चर्चा फायदेमंद लगी हो तो कृपया लाइक करें और आगे ऐसी जानकारी के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। धन्यवाद।